अब हमने जितना पढ़ा है उसमें उसी के आधार पर कुछ किताब के अंतर्गत प्रश्न आए हैं, किताब में पाठ के अंतर्गत। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो एक है 300 केल्विन दिया हुआ है, अगर आपको इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 300 में से 273 को आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिखा है 573 केल्विन, 573 केल्विन को चेंज करने की बात किया है, उसको भी आप 573 में से 273 माइनस कर दें तो आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मिल जाएगा। जो भी टेम्परेचर मिलेगा वो आपको सेंटीग्रेड में मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, क्योंकि ये चैप्टर पूरी की तरह भौतिक स्वरूप पर ही है। तो 250 सेंटीग्रेड पे स्वरूप क्या होगा किसी भी पदार्थ का, यहाँ पे जल की बात की है तो जल 250 सेंटीग्रेड में किस पे बन चुका होगा, गैस पे, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड के बाद ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है और ये 100 से बहुत ज़्यादा है 250, तो इस समय ये किस अवस्था में होगा, जल गैस अवस्था में 250 सेंटीग्रेड पे। और 100 सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ये उस पर भी वाष्प, यहाँ गैस यहाँ वाष्प। वाष्प की बात क्यों मैंने की है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से गैस में चेंज होना शुरू हुआ है, तो वाष्प भी एक तरह की गैस है। 100 सेंटीग्रेड में ये वाष्प में चेंज होना शुरू हो चुकी होगी, तो 100 सेंटीग्रेड पे जल की अवस्था क्या होगी, वाष्प के रूप में। तीसरा प्रश्न है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। कोई पदार्थ है, जैसे कि अगर हम पानी की बात करें या किसी भी कंटेनर की अगर हम बात करें, कोई बर्तन है उसमें आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा रखा हुआ है और अगर आप इसको हीट दे रहे हैं नीचे से, तो क्या होगा, कुछ हीट ये जो आपका बर्तन है वो ले लेगा, ठीक है, उसके बाद बर्फ़ गलना शुरू होगी। इसका मतलब कुछ हीट लैटेंट हीट के रूप में या गुप्त उष्मा के रूप में इस प्याले या इस बर्तन में चली गई है, तो अवस्था परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उस दौरान थोड़ी देर तक तापमान स्थिर बना है, क्योंकि वो तापमान किसने ले लिया है, उस कंटेनर ने या उस बर्तन ने थोड़ी देर के लिए ले लिया है। तो इसमें प्रश्न है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि वो तापमान गुप्त उष्मा के रूप में छुप जाता है, लैटेंट हीट के रूप में। चौथा प्रश्न है जो पाठ के अंतर्गत आया है, जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर, कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि बताइए। वायुमंडल में जो गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनको आप कैसे लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी द्रव है उसको लिक्विड फॉर्म में संपीडन करके, उसको कंप्रेस करके उसको हम संपीडित कर देते हैं प्रेशर डालकर, तो यही विधि है संपीडन की। अब कुछ और प्रश्न हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो पाठ के अंतर पर ये प्रश्न है, जैसे है कि गर्म या शुष्क दिनों में कूलर ज़्यादा ठंडा क्यों करता है। जैसे जिस दिन ज़्यादा गर्मी है या एकदम बहुत ज़्यादा उमस है, आर्द्रता नहीं है हवा में, हवा भी सूखी सूखी सी है, उस दिन कूलर ज़्यादा ठंडा क्यों करता है, क्योंकि कूलर किस पर काम करता है, वाष्पीकरण पर। कूलर जो है वो वाष्पीकरण पे काम करता है। तो जिस दिन मौसम बहुत गर्म है या शुष्क है, उस दिन क्या होगा, वाष्पीकरण की दर तेज़ होगी, और जब वाष्पीकरण की दर तेज़ होगी तो कूलर की जो चारों दीवारें हैं वहाँ से पानी तेज़ी से वाष्पीकृत होगा और अंदर का टेम्परेचर डाउन होगा, इससे कि जो आने वाली हवा है कूलर की, जो हवा हमें मिलेगी वो ठंडी मिलेगी, इसलिए गर्म और शुष्क दिनों में वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है और कूलर हमें ज़्यादा ठंडी हवा देता है। दूसरा प्रश्न है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है। अब घड़े का जल भी वाष्पीकरण के कारण ही ठंडा रहता है। अगर घड़े में जल रखा हुआ है, ये घड़ा है और इसमें जल भरा हुआ है, तो जो हम जानते हैं कि मिट्टी से बनी चीज़ें पोरस होती हैं, पोरस मतलब उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में क्या होगा, ये जो बाहर की हवा है वो ठंडी होकर यहाँ के छिद्रों में बैठेगी धीरे धीरे, और इससे वाष्पीकरण की दर इसकी पानी की कम होगी, इससे इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पानी के कण पहुँच रहे हैं वो वाष्पीकरण के कारण उड़ना शुरू होंगे। और ये कैसे उड़ेंगे, जो इस पानी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को लेकर धीरे धीरे ये कण उड़ेंगे, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा नीचे अंदर जो पानी है घड़े के, और इस तरह वाष्पीकरण के कारण घड़े का पानी जो है वो ठंडा रहता है।
अगला है एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों जाती है। इसे मैंने पहले की भी लेक्चर में बताया जब गुप्त उष्मा की बात की थी। तो अभी अगर हम अपने हाथ की बात करें, यहाँ पे पानी लग गया या एसीटोन या स्प्रिट लग जाए, तो अभी इस हाथ का एक टेम्परेचर है। पानी स्प्रिट लगने के बाद स्प्रिट के जो कण हैं वो उड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारे हाथ के टेम्परेचर की जो गुप्त उष्मा है, जो इसमें लैटेंट हीट है छुपी, उसको लेकर वो उड़ जाएंगे और यहाँ का टेम्परेचर डाउन होगा और हमें हथेली ठंडी महसूस होगी। इसीलिए हमें ठंडा लगता है, क्योंकि वाष्पीकरण हो जाता है, जो कण होते हैं वो वाष्पीकृत हो जाते हैं हमारे हाथ की गुप्त उष्मा को लेकर। चौथा प्रश्न इसमें जो पाठ के अंतर्गत आया हुआ है अंतर्गत, वो है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। अब जैसे आप दूध पी रहे हैं, एक दूध जो है कप में है और एक आप प्लेट में दूध लिए हो, तो इसमें से किस में पीना आसान होगा? कप में, क्योंकि कप में अब दूध फैल चुका है और दूध के कणों का वाष्पीकरण तेजी से होगा और वाष्पीकृत होने के कारण टेम्परेचर तेजी से इस समय कम हो जाता है। लेकिन यहाँ वाष्पीकरण लेयर बाय लेयर होगा, धीरे धीरे होगा, इस कारण दूध गर्म बना रहेगा। इसीलिए कप या ग्लास से दूध पीना कठिन है अपेक्षाकृत कप से, क्योंकि कप में क्या हुआ, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज है, इसलिए टेम्परेचर डाउन हो गया। अब एक प्रश्न और है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारा शरीर तभी ठंडा रहेगा जब हमें होने वाला जो पसीना है वो तेज़ी से उड़े। और वो अगर हम सूती कपड़े पहनेंगे तो हमारे बॉडी में जो भी पसीना हो रहा है बॉडी का, वो पसीना हमारी बॉडी का जैसे जो टेम्परेचर है उस समय, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मुझे अगर पसीना हो जाए तो मेरी बॉडी के टेम्परेचर से पसीने की वो बूंदें उड़ेंगी, वाष्पीकृत होंगी और मेरे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर को इन पसीने की बूंदों ने ले लिया, जिसके कारण उस समय मेरा तापमान कम हुआ शरीर का और मुझे ठंडा महसूस होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि होने वाला पसीना तभी उड़ेगा जब हम कॉटन के हमारे आसपास के पदार्थ। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में जो प्रथम प्रश्न है उसमें केल्विन में दिए हुए टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो इसके लिए फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, गे। तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यहाँ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 केल्विन, केल्विन का टेम्परेचर 300 है, -273 हम माइनस कर देंगे और घटाने पे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 573 केल्विन को हमें चेंज करना है, तो इसके लिए भी सेंटीग्रेड में हमें निकालना है। तो के वाला टेम्परेचर 573 दिया हुआ है, -273 इसमें से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर मिलेगा। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सेंटीग्रेड में दिया है टेम्परेचर और आपको केल्विन में चेंज करना है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे कि केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू C + 273। तो यहाँ C कितना हुआ है 25, तो 25 + 273 इसको आप ऐड कर देंगे तो जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा। ऐसे सेम यहाँ पे भी केल्विन में निकालने के लिए 373 + 273 दोनों को ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में होगा। अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए कि ये क्यों होते हैं। इसमें पहला है नेफ्थलीन बॉल को अगर हम रख दें तो ये कुछ समय के बाद ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऊर्ध्वपातन के कारण। नेफ्थलीन बॉल्स के जो कण हैं वो सीधे जो है ठोस अवस्था से गैस की अवस्था में चले जाते हैं, ऊर्ध्वपातन के कारण वो अदृश्य हो जाता है कुछ दिनों बाद। दूसरा है तीसरे में जो बी है इसका, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इत्र के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण कण बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें गंध एक जगह से दूसरी जगह मिल जाती है। अब प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार लिखिए। तो इसमें 3 दिया हुआ है, जल, चीनी और ऑक्सीजन। इसमें जल क्या है, द्रव है, चीनी ठोस है और ऑक्सीजन गैस है। तो जो चीनी है
उसका आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ठोस का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। उसके बाद जल, उसके बाद ऑक्सीजन, ये क्रम हो जाएगा। तो ये चौथे प्रश्न का आकर्षण बल का क्रम हो जाएगा। उसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट क्या होगी। 25 सेंटीग्रेड जो कि रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे हम खाना खाते हैं घर पे रूम ही टेम्परेचर पे, तो पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रवावस्था होगी। 0 सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन भी जिसको बोलते हैं, इस पे पानी क्या होगा, जम जाएगा, मतलब बर्फ के रूप में मिलेगा। 100 सेंटीग्रेड में द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलेगा पानी, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड या 373 केल्विन ये पानी का क्वथनांक होता है, जिससे पानी खौलकर भाप बनना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, पुष्टि हेतु कारण दें। पुष्टि मतलब क्या होता है कि आप इसको प्रूव करने के लिए रीजन दीजिए। इसमें पहला है, जल कमरे के ताप पर द्रव रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जल जो है सामान्यतः जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर द्रव रूप में ही मिलता है, क्योंकि इसकी भौतिक अवस्था शुरुआत में द्रव ही होती है। जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो ठोस या गैस में बदलती है। टेम्परेचर कम करने पे ठोस में और टेम्परेचर अधिक करने पर वो गैस में अर्थात वाष्प में बदलती है। अब प्रश्न नंबर 6 में बी में है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि लोहे की अलमारी कमरे के टेम्परेचर पे जो उसके कण हैं लोहे के या अणु हैं, उनका आंतरिक आणविक बल आपस में स्ट्रांग है, वो कण आपस में अच्छे से बंधे हुए हैं, इसलिए वो रिजिड है, ठोस है, उसमें एक दृढ़ता है। बस रुक जाओ। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 273 केल्विन पर बर्फ और जल अगर दोनों को हम ठंडा करें तो शीतलता का प्रभाव इस केस में ज़्यादा क्यों होता है पानी के केस में? तो ऐसा इसलिए कि बर्फ जो है, बर्फ के साथ गुप्त उष्मा भी है, ये ज़्यादा गर्म है पानी की अपेक्षा, और पानी के साथ केवल रूम टेम्परेचर है, इसीलिए पानी अधिक शीतलता देगा और इसमें हीट अभी ज़्यादा है बर्फ़ में, क्योंकि बर्फ़ थोड़ा समय खुद को लेगी पिघलने में, लैटेंट हीट का इस्तेमाल करेगी गुप्त उष्मा का स्वयं पिघलने में, तो इसीलिए वो इतना शीतलता या फ्रीजनेस नहीं देगी जितना वाटर देगा। जैसे प्रश्न नंबर 8 में है कि जल और भाप दो चीज़ें हैं, गर्म जल है और भाप है, तो इसमें किसमें हम अधिक जलेंगे? किससे? भाप से हम ज़्यादा तेज़ी से जलेंगे कि इस गर्म जल से? तो किससे हम ज़्यादा जलेंगे? भाप से, क्योंकि गर्म जल अभी खौल रहा है, लेकिन जो पानी के कण हैं या अणु हैं उनमें इतनी गतिज ऊर्जा नहीं है कि वो सरफेस को छोड़ें, गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ रही है, उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है केवल। लेकिन इसमें उष्मा के साथ साथ जो है गुप्त उष्मा का प्रयोग करते हुए भाप जो पानी के कण हैं वो इतनी गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ गई है कि वो काफ़ी तेज़ी से पानी के सरफेस को छोड़कर निकलना चाहते हैं। अब रास्ते में जो भी आएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो जिस चीज़ से टकराएंगी उस पर इफेक्ट करेंगी और उन्हें जला देंगी, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण हम भाप से तेज़ी से जलते हैं, यहाँ कणों की गतिज ऊर्जा अधिक नहीं है अपेक्षाकृत भाप के। अब प्रश्न नंबर 9 अभ्यास का हम देखते हैं। ये बहुत खास प्रश्न है, इसमें पूरा जो हमारा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है एक तरह से इस प्रश्न में उसका जो है यहाँ पे सारांश है। तो यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्थाएं दी हुई हैं। ठोस जो है द्रव में बदल रहा है, द्रव गैस में, गैस द्रव में, द्रव जो है ठोस में चेंज हो रहा है, ठोस से गैस और गैस से ठोस, इस बहुत सारी प्रक्रियाएं अवस्था परिवर्तन की होती हैं। तो यहाँ इन्हीं सारी प्रक्रियाओं का नाम पूछा है। एच और पी क्या है? एच यहाँ पर दिखा रहा है कि हीट जो है वो बढ़ रही है और प्रेशर, दबाव या दाब जो है कम हो रहा है जब ठोस से गैस हम बना रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर कम कर रहे हैं। और इधर जब गैस से हम ठोस की बात कर रहे हैं, गैस से ठोस बना रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हीट की में कमी की जा रही है। ऐसा क्यों? हीट क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है गैस के कणों की। जब हम हीट कम करेंगे तो गैस के कणों की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तभी हम उसको ठोस बना पाएंगे, उसको कंप्रेस कर पाएंगे। क्योंकि अगर अणु भागते रहेंगे तो कंप्रेस कैसे होगा? और प्रेशर बढ़ाएंगे जिससे कि कंप्रेस कर पाएँ, टेम्परेचर कम करेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे। यही रीज़न है कि यहाँ पर हीट जो है कम किया जा रहा है और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ के केस में हीट बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमें ठोस के बीच के अंतराणविक स्थान को बढ़ाना है और अंतराणविक बल को कमज़ोर करना है, तो इसीलिए हम हीट को बढ़ाएंगे।
जिससे कि उसके कण दूर हों, और दूर होंगे तभी ठोस जो है पिघलेगा, कमज़ोर होगा उसका अंतराणविक बल। ठीक है, और प्रेशर हमें कम रखना है जिससे कि कोई भी ठोस की चीज़ टूटे ना, और इजीली हम जो करना चाह रहे हैं लिक्विड या गैस में चेंज अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं ठोस से द्रव। तो ए क्या होगा, अगर ए की बात करें ठोस से द्रव, इसका मतलब गलन हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, गलन का प्रोसेस है, तो ए क्या हो जाएगा, गलन। अब ठोस से द्रव बन चुका है, अब द्रव से अगर गैस की बात करें तो क्या होगा, द्रव से गैस बनना, क्वथन जिसको हम कहते हैं उबलना। तो ये जो सीधे एरो थे वो हमने देख लिया, और यहाँ भी एक सीधा एरो है कि ठोस से सीधे गैस बन रहा है, तो ये क्या होगा, ठोस से सीधे गैस बनना। जैसे हम कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथीन बॉल्स के बारे में जान चुके हैं कि ये सीधे इनके कण गैस में चेंज हो जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए, तो ये क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन जिसे कहते हैं। अब सारे हमने फ्रंट एरो कवर कर लिए हैं, अब जितने रिवर्स एरो हैं उसे देखते हैं। अब द्रव से ठोस, कोई पानी है उसे हमें जमाना है, तो इसे क्या कहेंगे, हिमनीकरण। या जमना भी लिख सकते हैं, वैज्ञानिक भाषा में हिमनीकरण, सामान्य भाषा में जमना बोलते हैं। इसी तरह गैस से द्रव, ये हम ठंडी में देखते हैं कि ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, पानी की जो पानी का वाष्प होता है वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, तो ये क्या होगा, संघनन हो जाएगा, जिसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद गैस से अगर हमें ठोस बनाना है, जैसे हमने CO2 के बारे में बात किया था, ठोस CO2 जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलिंग एजेंट के तौर पे किया जाता है, ठोस CO2 हम बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, उसको ठोस बनाने के लिए हम जो विधि इस्तेमाल करते हैं, तो F क्या होगा, निक्षेपण जिसे हम कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। गैस का हम सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, इसे निक्षेपण कर रहे हैं, सॉलिड में चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन के सारे इसमें प्रोसेस जो आपने पढ़े हुए हैं, ये तरह से इस प्रश्न नंबर 9 में सारा का सारा सारांश के रूप में आ गया है। और यदि आप लोगों को अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अभ्यास प्रश्नों से संबंधित।